नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सभी का उत्कर्ष ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा? तो भैया थंबनेल आपने देख लिया है। हम बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय की पूरी सीरीज के ऊपर और एक एक तथ्य देखते हुए हम आगे चल रहे हैं। ओके, पिछले सेशंस के अंदर हमने जो है वॉरेन हेस्टिंग्स तक पढ़ लिया था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव को हमने पढ़ लिया था और किस प्रकार से भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन जो था वो स्थापित हुआ था, उसके बारे में हमने बात की थी। ओके ना। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, अब उसके आगे एक एक गवर्नर जनरल से जुड़ी हुई इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अच्छी तो लगेगी लेकिन अच्छाई अपनी जगह पर है। हमारे सिलेबस में उसमें से कौन सा सवाल निकल कर आता है वो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। अरे सबके कमेंट आ रहे हैं, कमेंट बड़ी फास्ट स्पीड से आते हैं, तो सबका एक एक जवाब देना नहीं होता है ना। जो है सबका एक साथ जवाब नहीं दे देते हैं। ओके ना। तो इसी अंदाज में पिछले 2 सेशन में हमने जो पढ़ा था वो देखो, मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग पहले बात कर रहे थे मंगल ग्रह से रह रहे, तो देखना पढ़ाई नहीं की ना तो वाकई मंगल ग्रह पर भेज दूंगा, वाकई मंगल ग्रह पर भेज दूंगा। ओके, अब देखिएगा मेरे मित्रों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव के बाद में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था भारत के अंदर? इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये सारी संधियां इसने जब की थी, तो उसके बाद भारत के अंदर इन्हें अपने पैर जमाने का मौका मिल गया था। उससे पहले 1760 की जब हम बात कर रहे हैं, 1760 की जब हम बात करते हैं तो 1760 में इन्होंने फ्रांसीसी को हटा दिया था, हरा दिया था, डुप्ले। इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले मद्रास में वह खजाना नहीं ढूंढ पाया था जो क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया था, है ना। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो ये कथन बिल्कुल सही तरीके से कहा जाता है कि डुप्ले जो है मद्रास के अंदर वो खजाना नहीं ढूंढ पाया था जो किसने? क्लाइव ने बंगाल में ढूंढ लिया। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव की तो हम बात कर चुके हैं और मैं आपको बता भी चुका हूं कि रॉबर्ट क्लाइव का जो समय रहा था वह कितना रहा था। क्लाइव का समय रहा था दो, इसके कार्यकाल है 57 से 60 और 1757 से 1760 और 1765 से 1767। ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है टेक्निकल टीम, प्लीज देखिए, एक कमेंट आ रहा है तो नहीं, बिल्कुल साउंड आ रहा है। टेक्निकल टीम यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद है। ओके, आपको नहीं सुन रहा होगा तो आपके मोबाइल के अंदर साउंड की प्रॉब्लम होगी। रॉबर्ट क्लाइव 1767 में वापस चला गया। ठीक है, वापस चला गया। अब यहां पर जब हम देखें तो वापस जब ये चला जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव जब चला जाएगा, तो इसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर पहले कौन थे? बंगाल का गवर्नर वेरलेस्ट। ठीक है, वेरलेस्ट आया। ये आया था 1767 से लेकर 1769 तक। तथा जब हम बात कर रहे हैं वेरलेस्ट के बाद में जो नाम देखने को मिलता है वह कार्टियर का देखने को मिलता है। वह किसका नाम देखने को मिलता है? वह किसका नाम देखने को मिलता है? कार्टियर का देखने को मिलता है। यानी पहला गवर्नर जो था वह कौन था? वह तो था, पहले तो वेरलेस्ट था, उसके बाद में कार्टियर आया। कौन आया? कार्टियर जो रहा था वह 1769 से लेकर 1772 तक गवर्नर रहा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे बहुत ही प्रभावी रूप से सवाल पूछा जाता है कि क्लाइव के बाद कौन आया। हम अक्सर जब याद करते हैं, हम यही याद करते हैं, क्लाइव के बाद सीधा हम पहुंच जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स पर। वॉरेन हेस्टिंग्स, हालांकि काम बहुत ज्यादा हुए थे वॉरेन हेस्टिंग्स के, लेकिन बीच के अंदर कड़ी तोड़ देना बिल्कुल सही नहीं है। बीच के अंदर जो है कड़ी तोड़ देना नहीं है मेरे मित्रों। ठीक है, तो यहां पर हमें देख लेना है कि रॉबर्ट क्लाइव तो चला गया, उसके बाद में कौन आया? वेरलेस्ट आया। कौन आया? वेरलेस्ट आया 1767 से 67 से लेकर 69 तक। उसके बाद में 69 से लेकर 1772 का गवर्नर कौन था? कार्टियर।
और इसी के समय में, कार्टियर के समय में ही, कार्टियर के समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा? बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा। अब देखिए ये सवाल बना हुआ है, ये सवाल यूं बना हुआ है कि 1770 भयंकर अकाल जो है यहाँ पर जो है कार्टियर की बंगाल में जो 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था, उस वक्त बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस वक्त बंगाल का गवर्नर कौन था? उस वक्त बंगाल का गवर्नर था कार्टियर। याद रख लेना, कार्टियर। क्या नाम याद रखोगे? कार्टियर याद रखोगे, है ना? कार्टियर हो जाएगा बंगाल का गवर्नर। अब देखिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं, ओके, यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कार्टियर के बाद में जो एक महान गवर्नर बनकर आता है वो आया वॉरेन हेस्टिंग्स। उनके लिए महान, है ना, उनके लिए महान, क्योंकि कई सारे कार्य उसने ऐसे यहां पर किए। और अगर भ्रष्टाचार के मामले में जब हम बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में भी सबसे महान था भाई, भ्रष्टाचार के मामले में भी सबसे महान था। इतनी लोगों से तो उसने रिश्वत ली, चाहे वो मीर जाफर की बेगम मुन्नी बेगम हो, उससे वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिश्वत ली, ठीक है। और कई जगहों पर, ठीक है, वहां कई जगहों पर जब हम बात करते हैं तो उसके रिश्वत लेने के मामले सामने आते हैं। तो अब हम जो मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे? वह किस गवर्नर को पढ़ेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे। वह किसको पढ़ेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स को पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके ना। यहां पर जब हम देखेंगे तो किसका आ रहा है नाम? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 से लेकर 1785 तक यह भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रहा था। बिल्कुल। अब देखिए यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर मैं बहुत बार बार देख रहा हूं कि सर ऐसा ही के लिए है क्या, उसके लिए है क्या, उसके लिए का। तो मेरे भाई पढ़ लो, भारत का इतिहास सबके लिए आता है, चाहे वो एसएससी के लिए हो, चाहे वो वनपाल के लिए हो, वन रक्षक के लिए हो, चाहे वो किसी के लिए भी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल लेवल के अनुसार एक एक चीज आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपने थंबनेल के अंदर भी देखा होगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप पिछले वीडियो यहीं पर है, ठीक है, पिछले वीडियो यहीं पर है। कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं कि ये वीडियो चला जाएगा और वो चला जाएगा। मैंने आज से 2 साल पहले मुगल काल की जो कक्षाएं ली थी वो भी आज तक इस चैनल के ऊपर मौजूद है। 2 साल पहले की कक्षा है, तो ये यहां पर ये कक्षा हम क्यों हटाएंगे? तो सभी एग्जाम के लिए है। फालतू के कमेंट यहां पर बिल्कुल मत करो, एक एक चीज बताता हूं उसको पढ़ते रहो। बीच के अंदर आप भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, हमें भी डिस्ट्रैक्ट करते हो, और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वह भी डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जिसे कोई भी क्वेरी रहती है तो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर कॉल कर लीजिए भैया। कम से कम 600 से 700 बंदे जो है वो हमारे कॉल सेंटर में बैठे हैं, तो उनसे आप बात कीजिए। हम यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें बताने के लिए नहीं आ रहे। अब देखिए, ये जब हम बात कर रहे हैं तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, सबसे बड़ी बात क्या होगी, यह बंगाल का अंतिम तो गवर्नर होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। क्योंकि देखिए जब ये 1772 के अंदर आ गया था तो यह गवर्नर के रूप में आया था, गवर्नर के रूप में आया। और इसी के काल में भारत में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या एक्ट आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। और यहां पर गवर्नर पोस्ट जो थी उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस पोस्ट को क्या बना दिया जाएगा मेरे मित्र? इस पोस्ट को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक है। यानी गवर्नर अंतिम भी यही हो जाएगा और गवर्नर जनरल पहला यही हो जाएगा। अब सबसे पहले इसने क्या किया? सबसे पहले इसने क्या किया कि गवर्नर रहते हुए इसने कौन कौन से कार्य किए वो देख लीजिए।
गवर्नर रहते हुए कौन कौन से कार्य किए? ठीक है, गवर्नर रहते हुए इसने सबसे पहले 1772 में बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। ठीक है, बंगाल के अंदर द्वैध शासन का अंत करने का कार्य जो किया वह इसने क्या किया? बंगाल के अंदर किया। सेकंड इसने क्या किया था? जिले के अंदर एक दीवानी और फौजदारी अलग से, ठीक है, अलग से इसने स्थापित कर दी। मतलब बंगाल के अंदर प्रत्येक जिले में, बंगाल के प्रत्येक जिले में दीवानी व फौजदारी, दीवानी व फौजदारी न्यायालय स्थापित किए इसने, न्यायालय स्थापित किए। ठीक है, और इसने बंगाल के अंदर क्या किया कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। बंगाल को क्या कर दिया गया था? क्षेत्रों के अंदर बांट दिया था। इज दैट क्लियर? ओके, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांट दिया था और बंगाल में इजारेदारी प्रथा भी शुरू करवाई। बंगाल में इजारेदारी प्रथा भी शुरू करवा दी। इजारेदारी प्रथा भी शुरू करवा दी। इज दैट क्लियर? इजारेदारी प्रथा भी शुरू करवा दी। इजारेदारी प्रथा क्या? इजारे के अंदर बांट दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया? इजारे के अंदर बांट दिया। इज दैट क्लियर? इजारे के अंदर बांट दिया, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांट दिया। वहां पर इजारेदार बना दिए गए। अब वो क्या करेंगे? वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और जाकर गवर्नर को दे देंगे। गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा करवा देगा। ठीक है, वहां पर जो है जमा करवा देगा। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल जवाब देना वाजिब है, तो मैंने यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, पर कमेंट करने की बजाय जो है आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इजारेदारी प्रथा पर मैं बात कर रहा था। इजारेदारी प्रथा का मतलब ये है कि अलग अलग इजारों में बांट दिया, अलग अलग इजारों में बांट दिया, अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया और वहां पर इजारेदार होगा। वो क्या करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा? उसे क्या करवा देगा? वहां से राजस्व कलेक्ट करेगा और वो क्या कर देगा? आगे जमा, यानी एक तरीके से इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना दिया। इज दैट क्लियर? इजारेदारी प्रथा शुरू कर दी। अब इसके बाद में भारत के अंदर आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद में भारत में कौन सा एक्ट आया? इसके बाद भारत में आया रेगुलेटिंग एक्ट 1700, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। ये सवाल कई बार बना हुआ है, एनटीपीसी के अंदर भी बना हुआ है, एनटीपीसी में भी बना हुआ है, एसएससी में भी बना हुआ है, कई जगहों पर यह सवाल बना हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत आया था 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 में भारत आया था। इज दैट क्लियर? अब इसके द्वारा क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय बना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी 1774 में। यह सवाल अभी एनटीपीसी के अंदर कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया था यह सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में पहली बार कब स्थापित हुआ। तो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में 1774 में स्थापित हुआ। जो दीवानी और फौजदारी मामलों के भी जो है ऊपर हुआ करता था, ऊपर हुआ करता था और पूर्ण रूप से सभी मामले देखा करता था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 1774 के अंदर यह मामला यह कलकत्ता के अंदर सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए इसके सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे?
देखिए यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, वो यहीं पर दूर करूंगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहीं पर दूर करूंगा। सर्वोच्च न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। ओके, कहीं कहीं पर इम्पे नाम आता है और कहीं कहीं पर इम्फे नाम आता है। ओके ना, ठीक है, इम्फे नाम आता है। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होता है। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, 3 प्रकार के सवाल बनते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अनार्गल कमेंट बिल्कुल मत कीजिए। यहां पर जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, पहला सवाल क्या बनेगा? भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। दूसरा सवाल बनेगा भारत में पहली बार केंद्रीय न्यायपालिका, भारत में पहली बार केंद्रीय न्यायपालिका, ठीक है, और केंद्रीय न्यायपालिका, ठीक है, और स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका, स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका। तो देखिएगा यहां पर ये 3 सवाल बड़े कंफ्यूजन कर जाते हैं। पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट बनी कलकत्ता में स्थापित हुई। पहली बार सुप्रीम कोर्ट कहां स्थापित हुई? कलकत्ता में स्थापित हुई 1774, ठीक है, 1774 के अंदर यह स्थापित हुई, कलकत्ता में स्थापित हुई। उसके बाद में देखिए इसका पहला न्यायाधीश जो था, चीफ जस्टिस जो था, वो था एलिजा इम्फे, एलिजा इम्फे, ठीक है, एलिजा इम्फे। भारत में पहली बार केंद्रीय न्यायपालिका, पूरे भारत का जो है केंद्रीय न्यायपालिका 1937-38 में, 1937-1938 के अंदर स्थापित हुई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में स्थापित हुई थी। और इस वक्त चीफ जस्टिस कौन हुए? इस वक्त चीफ जस्टिस हुए मॉरिस ग्लेयर्स। इस वक्त चीफ जस्टिस कौन हुए? मॉरिस ग्लेयर्स, ठीक है। स्वतंत्र भारत ये होगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट देखा जा रहा है, 28 जनवरी 1950 को। और एच.जे. कानिया साहब जो थे वह स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। तो हमेशा जो है हम शब्दों में उलझे जाते हैं, हमें बिल्कुल भी शब्दों के अंदर नहीं उलझना है। हमें यह देखना है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बना, पहली बार केंद्रीय न्यायपालिका। केंद्रीय न्यायपालिका का मतलब है कि उसी केंद्रीय न्यायपालिका के अधीन पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा? न्यायपालिका का एकीकरण कर दिया जाएगा। सारे जो भी दूसरे न्यायालय होंगे वो किसके अधीन होंगे? वो सारे के सारे अधीन जो होंगे वह किसके अधीन होंगे? केंद्रीय न्यायपालिका के अधीन होंगे। और स्वतंत्र भारत की जब न्यायपालिका संविधान के अनुसार शुरू की गई थी, संविधान के अनुसार जब शुरू की गई थी, उस वक्त 28 जनवरी 1950 को लागू हुई। और उस वक्त जो थे वह कौन थे? एच.जे. कानिया। ओके, एच.जे. कानिया साहब जो थे वह पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ओके, अरे सर बिल्कुल हमेशा मेरी क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए छोटा इसलिए लिखा ताकि वो सारा आ जाए, फिर एक पेज पर ये लिखूंगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, मैं बिल्कुल उस हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है। तो फटाफट इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिएगा मेरे मित्रों, एक ने कमेंट किया कि द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन मैं पहले का जो है वो पढ़ा चुका हूं, द्वैध शासन के बारे में पहले बता चुका हूं। और द्वैध शासन से इतना भ्रष्टाचार फैल गया था, जिसके कारण इसको क्या करना पड़ा था? अंत करना पड़ा था। अब देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ 1774 के अंदर, ठीक है। कहां पर हुआ? कलकत्ता के अंदर हुआ, ठीक है। अब देखिए, जब हम बात करें
अब जब हम बात कर रहे हैं तो ये जब सुप्रीम कोर्ट आ गया ना, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को ये महसूस हुआ कि उसकी शक्तियों के अंदर क्या है, हो गई है, कमी हो गई है ना, उसकी शक्तियों के अंदर कमी हो गई। अब जो है खिटपिट ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन हुकूमत से भी जो है शुरू हो गया था। जब इंसान को लगता है ना कि उसकी शक्तियों के अंदर कमी हो गई और खिटपिट होना जब शुरू हो जाती है, तब थोड़ा उसको बुरा लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इस कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा केस देखने को मिलता है। इस कड़ी के अंदर बहुत बड़ा केस देखने को मिलता है, राजा नंद कुमार केस। राजा नंद कुमार केस, देखिए राजा नंद कुमार वाद है या राजा नंद कुमार केस है, इसे हमेशा याद रखना। यह हुआ था 1775 में। ठीक है, 1775 के अंदर यह राजा नंद कुमार केस हुआ था। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा राजा नंद कुमार कौन था। यह पहले वर्धमान जिले का कलेक्टर था। ठीक है, वर्धमान जिले का कलेक्टर था। और अब इसके ऊपर सवाल कैसा बनता है वो देख लेना। राजा नंद कुमार केस को भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय की हत्या कहा गया है। इस केस को क्या कहा गया है? न्याय की हत्या कहा गया। इस केस को क्या कहा गया है? न्याय की हत्या कहा गया। अब देखिए क्या था, यह केस था वर्धमान जिले का कलेक्टर नंद कुमार को बनाया गया था। पूर्व की बात थी। और नंद कुमार और वॉरेन हेस्टिंग्स के मध्य जो थी, बिल्कुल भी सहूलियतें नहीं थी, बिल्कुल भी आपस के अंदर नहीं बनती थी। और जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा तो वो बदला लेगा भैया, वो बदला लेगा। और यहां पर जब हम देखते हैं कि जब ये 1975 के अंदर जब ये आया और इस नंद कुमार पर कई सारे आरोप लगे। और नंद कुमार के ऊपर पहला तो आरोप क्या लगा? नंद कुमार पर पहला आरोप लगा कि मीर जाफर की पत्नी, वो मीर जाफर था ना 1765 के अंदर, फरवरी के अंदर जो मरा था, फरवरी के अंदर जो मीर जाफर मरा था, मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम, मीर जाफर की पत्नी का नाम क्या था? मुन्नी बेगम। और मुन्नी बेगम ने 3,54,105 रुपए, देख लो एग्जैक्ट बता रहा हूं, 3,54,105 रुपए की रिश्वत नंद कुमार को दी। कि रिश्वत किसे दी? नंद कुमार को दी। ठीक है, और ये नंद कुमार जो था, ये मीर जाफर के समय ये दीवान भी रहा था। ओके, ये क्या रहा था? दीवान भी रहा था। और रिश्वत किसको दे दी गई? नंद कुमार को रिश्वत दे दी गई। नंद कुमार को क्या मिली? रिश्वत मिली। ये आरोप लगा। फिर वॉरेन हेस्टिंगस ने कूट रचने के आरोप पर नंद कुमार को क्या दे दी गई? आरोप पर नंद कुमार को अगस्त 1775 में फांसी पर चढ़ा दिया भाई। ठीक है, 1775 के अंदर इसको क्या चढ़ा दिया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इज दैट क्लियर? जब फांसी पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। और अब देखो बेचारे ने क्या किया था? 1775 में इसको जब फांसी पर चढ़ाया गया नंद कुमार को, ठीक है, तब क्या होगा कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो खुद भी कह चुका था कि मैंने भी 1.5 लाख रुपए जो मुन्नी बेगम से लिए। अब दो आदमी है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1.5 लाख रुपए लिए और इसने 3,54,105 रुपए लिए, तो दोनों को समान रूप से क्या होना चाहिए? दंड मिलना चाहिए ना। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो स्वयं तो क्या हो जाएगा? अपना बरी हो जाएगा। और उसको फंसा दिया, और फंसाया भी ऐसा कि फांसी पर चढ़ा दिया गया झूठे आरोप पर।
इसीलिए इस केस को, इस वाद को भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत न्याय की हत्या कहा गया है। क्या कहा गया है? न्याय की हत्या। यह सवाल कई बार बना है, ठीक है, यह सवाल कई बार बना है। अरे अब देखो, मुन्नी बेगम धोखेबाज, मनीष बिश्नोई जी लिख रहे हैं मुन्नी बेगम धोखेबाज। अरे मुन्नी बेगम धोखेबाज नहीं थी, रिश्वत क्यों दी थी? कितना प्यारा सवाल पूछा है कि रिश्वत क्यों दी थी। तो रिश्वत इसलिए दी थी, देखिए जो नजमुद्दौला बना था ना, मीर जाफर का बेटा बंगाल का नवाब बना, तो नवाब बनने के लिए भी रिश्वत दी गई थी, ठीक है। और मुन्नी बेगम ने रिश्वत दी थी कि उस नवाब की संरक्षिका वो बन जाए। रिश्वत, हर चीज के लिए रिश्वत चल रही थी। इतना जो है, इतना वहां पर हंगामा हो रहा था, इतना भ्रष्टाचार था कि हर चीज के लिए रिश्वत चल रही थी। और मुन्नी बेगम ने जो रिश्वत दी थी, बंगाल के नवाब की संरक्षिका बनने के लिए रिश्वत दी थी भैया, है ना। बंगाल का नवाब का संरक्षिका बनने के लिए क्या कहा गया था? उसे रिश्वत दी गई थी, ठीक है। तो मुन्नी, तो यहां पर एक बंदा लिख रहा है मुन्नी बदनाम हो गई। अरे भैया, मुन्नी बदनाम नहीं, मुन्नी तो अपना बंगाल की संरक्षिका बनने के लिए उसने क्या किया था? उसने रिश्वत दी थी, लेकिन लेने वाला बदनाम नहीं। यहां पर देने वाले को बदनाम कर रहे हो। कैसे लोग हो रहे तुम, ठीक है, कैसे लोग हो? पढ़ लो रे, पढ़ लो, फालतू के अंदर गाने मत गाओ यहां पर, ठीक है। अगर गाने जो है यहां पर गाने लग गए तो फिर मैं भी गाने गाने लग जाऊंगा ना भैया। ओके, तो ये फांसी की सजा हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके ना, यहां पर जो है फांसी की। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में और कौन सा काम हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ओके ना, यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में जो है कौन सा युद्ध होगा? पहला आंग्ल मराठा युद्ध होगा। देखिए सारी चीजें देखेंगे हम, पूरा आधुनिक इतिहास भी इसके तहत हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। जल्दी जल्दी देखिए सारी बातें। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है, और आंग्ल मराठा युद्ध माना जाता है 1775 से 1782, ठीक है। 1775 से 1782 वाला जो यह युद्ध हुआ था, यह भी इसके सामने हुआ। फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध को जो माना गया है वो माना गया है 1780 से 84, 1780 से 84। और इसी बीच के अंदर मैसूर का राजा, इसी बीच में मैसूर का राजा हैदर अली मर गया था। इसी बीच के अंदर मैसूर का राजा हैदर अली भी मर गया था। इज दैट क्लियर? यानी जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं तो आंग्ल मराठा युद्ध के समय भी आपको पूछा जाए तो इसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसने देखो बहुत सारे काम किए, बड़ी मुश्किल से गवर्नर जनरल बना। इसने बनारस के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया। इसने क्या किया? हेस्टिंग्स ने बनारस के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया, चेत सिंह को गद्दी से हटा दिया, ठीक है। सेकंड जब हम बात करें तो चेत सिंह को हटा दिया गया। फिर जब हम बात कर रहे हैं तो इसने अवध की बेगमों से भी जबरन जो है, अब अवध की बेगमों से भी जबरन इसने धन लूटा। अवध की बेगमों से जबरन धन लिया, ठीक है, जबरन धन लिया। और इलाहाबाद और कड़ा जो है, ठीक है, वहां से भी, इलाहाबाद से भी 50 लाख रुपए लूट कर लेकर आया, एक जगह से 60 लाख रुपए लूट कर लेकर आया, ठीक है। और वापस इसने क्या कर दिया कि जो बंगाल की राजधानी थी, बंगाल की राजधानी को इन्होंने कलकत्ता बना दिया। इसने बंगाल की राजधानी
बंगाल की राजधानी कलकत्ता बना दिया। ठीक है, बंगाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी? कलकत्ता बनाया। और जो मुद्रण टकसाल थी उसे भी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। मुद्रण टकसाल कहां से कहां ले आया? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया मतलब जितनी भी शक्तियों का केंद्रण जो किया गया वो कहां पर कर दिया गया? शक्तियों का केंद्रण वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कहां पर कर दिया गया था? इसने क्या कर दिया कि इसने कलकत्ता कर दिया। इज दैट क्लियर? फिर देखिए, इसने जो है एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, यहां पर जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी से जुड़ा हुआ बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके काल में किसने की थी? ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके काल में किसने की थी? तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एक सोसाइटी जिसका नाम क्या है? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी के काल में विलियम जोन्स के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। ठीक है, एशियाटिक, इसी वजह से जब हम बात कर रहे हैं तो एशियाटिक सोसाइटी का संरक्षक किसे कहा जाता है? देखना, गौर करना, सवाल के अंदर जब हम फंसते कहां पर है? हम एशियाटिक सोसाइटी देखते विलियम जोन्स राइट करके आ जाते हैं, एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स। ठीक है, यहां पर देखिए विलियम जोन्स ने तो स्थापना की थी, विलियम जोन्स के द्वारा तो स्थापना की गई थी। क्लियर है? विलियम जोन्स ने तो स्थापना की, परंतु उसका संरक्षक कौन कहलाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स कहलाएगा। समझ गए ना? ठीक है, इसका संरक्षक कौन कहलाएगा? इसका संरक्षक कहलाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इज दैट क्लियर? ओके, देवेंद्र पांडे जी पढ़ लीजिए। ओके, ठीक है ना? अब देखिए, नवाब कौन था? अब वो सारे नवाब आप याद करोगे ना, तो नवाब जो है वो बंगाल राज्य की हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, बंगाल राज्य की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब सारे नवाब जो है वो आपको मैं बताऊंगा। यहां पर जो है सिर्फ 1765 तक नवाब कौन थे वो आप देखिएगा, है ना? यहाँ 1765 तक नवाब कौन थे वो देखना, बाकी सारी चीजें। ठीक है, फिर देखिए यहां पर विलिकिंस का नाम भी आता है। यहां पर जो आता है चार्ल्स विलिकिंस का नाम भी आता है। चार्ल्स विलिकिंस जिन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उसके संरक्षक के रूप में भी कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बातें भी लिख लीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही चार्ल्स विलिकिंस ने, ठीक है, विल्किंस, सॉरी ये नाम जो है ये है विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। देखिए, ये सवाल भी गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये सवाल भी आया हुआ है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया। ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर इसी ने, हेस्टिंग्स ने ही
हेस्टिंग्स ने ही मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों का निर्माण करवाया। मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही इसने क्या किया था, पहली बार 1781 में बढ़ावा देने हेतु, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1781 में मदरसों का, सरकारी मदरसों का निर्माण किया। मदरसा किसे कहा जाता है? मदरसे की बात जब हम करते हैं तो मदरसे का मतलब होता है इस्लामिक शिक्षा देने वाला, इस्लामिक शिक्षा देने वाला केंद्र मदरसा कहलाता है। स्कूल भी कह सकते हैं, ठीक है। मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, और भी कई शिक्षाएं दी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आजकल तो जब हम देखते हैं इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और भी कई सारी विषयों से अवगत करवाया जाता है, लेकिन जो मुख्यतः रहेगा वहां पर इस्लामिक शिक्षा भी जो है वो ये बनाएगी, ठीक है। फिर संस्कृत विद्यालय भी बनारस के अंदर इसके समय में बनाया गया था, ठीक है। इसके समय में एक तो मदरसों का निर्माण हुआ और इसके समय में ही जो है संस्कृत विद्यालय का भी क्या किया गया था, संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण किया गया था। इज दैट क्लियर ना? फिर देखिए, ठीक है, रुहेलों का भी युद्ध इसी के समय हुआ था, संस्कृत विद्यालय भी इसी के समय में बनाया गया था। हालांकि संस्कृत विश्वविद्यालय जब हम देखते हैं तो वो बाद में काशी विद्यापीठ वगैरह हम आधुनिक भारत के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं तो मदरसों का निर्माण हो गया। इसके जमाने में एक एक्ट भारत के अंदर आया, एक्ट भारत के अंदर आया। उससे पहले और भी कई सारी चीजें हम यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। इसने क्या क्या किया था, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो क्या किया, हिंदू कोड और मुस्लिम कोड अलग अलग बनाए। हिंदू कोड व मुस्लिम कोड अलग अलग बनाए। देखिए, शुरुआत से ही जो है ये हिंदू और मुस्लिमों को एक नहीं देखना चाहते थे। हिंदू और मुसलमानों को ये एक नहीं देखना चाहते थे, ठीक है ना, ये एक नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए हिंदुओं के लिए पृथक रूप से जो है कोड बनाया गया। और यहां पर जब हम देख रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी क्या किया गया, पृथक से अलग अलग कोड बनाए गए। कोड का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब कानून है। एक तरीके से क्या है, कोड का मतलब क्या है, कानून है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोड का मतलब क्या है, कानून है। पृथक पृथक बनाए, ठीक है, इसने क्या किए, पृथक पृथक बनाए। हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग क्या किए, कोड बनाए। फिर देखिए, इसने एक लगान बोर्ड की स्थापना की। इसने कौन से बोर्ड की स्थापना की, लगान बोर्ड की भी स्थापना की, ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है, लगान बोर्ड की भी इसने स्थापना की थी, ठीक है। और सीमा शुल्क वसूलने के लिए एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो भैया, भले है ना वक्त लगे, कोई कहे धीरे पढ़ाओ तो कोई कहे तेज पढ़ाओ, एक एक चीज पढ़ेंगे। सीमा शुल्क वसूलने के लिए इसने 5 चौकियां बनाई। इसने क्या की, सीमा शुल्क वसूलने हेतु 5 चौकियों का निर्माण करवाया, ठीक है, 5 चौकियों का निर्माण करवाया। किसने, 5 चौकियों का निर्माण करवाया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कौन कौन सी चौकियां थी, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, हुगली, ढाका। ढाका की जगह पर मैं शब्द लिख रहा हूं डक्का, क्योंकि ढाका को उस वक्त किस नाम से जाना जाता था, ढाका को उस वक्त जो जाना जाता था वह किस नाम से जाना जाता था, ठीक है, वह किस नाम से जाना जाता था, वह डक्का के नाम से जाना जाता था। देखिए, यहां पर भी मैं कलकत्ता लिख रहा हूं, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, कलकत्ता लिख रहा हूं। चाहूं तो यहां पर कलकत्ता लिख रहा हूं, चाहूं तो यहां पर भी तो कोलकाता लिख सकता हूं। लेकिन 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 यहां पर कोलकाता यहां पर नहीं लिख रहा हूं। उस वक्त जो जाना जाता था वह कलकत्ता के नाम से जाना,
ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है और राजधानी ढाका को डक्का के नाम से जाना जाता। किस नाम से? डक्का के नाम से जाना जाता। पांचवी चौकी थी पटना। वर्तमान में पटना कहां पर है? बिहार के अंदर है। वर्तमान में कहां पर है? वहां पटना जो है वो कहां पर है? वो बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है। फिर देखिए इसने नमक और अफीम पूर्ण रूप से 1780 में नमक व अफीम पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण कर दिया। किस पर? नमक व अफीम पर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण कर दिया। ठीक है, सरकारी नियंत्रण कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर जो आपको है, यहां पर आपको 15 से 20 किताबें पढ़ने के बाद जो है, 15 से 20 किताबें पढ़ने के बाद में जो है, यहां पर मैं आपके लिए ये चीजें लाता हूं। पर्टिकुलर एक पुस्तक के अंदर जो है कई सारी चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, मैंने आज आपको नंद कुमार केस बताया, नंद कुमार केस बताया, और कई बार जो है नंद कुमार केस को पूछा गया है। चाहे आरएस के एग्जाम में ले लीजिए, और भी कई जगहों पर नंद कुमार केस पूछा गया है। ठीक है, नंद कुमार केस पूछा गया है, लेकिन यहां पर जो है हमें किसी भी किताब के अंदर नंद कुमार केस नहीं मिलता। अब आप कहोगे किताब में नहीं मिल रहा तो आप ये केस कहां से लाए? आपको मैं बता दूं, जब हम लॉ की कक्षाओं के तहत जब हम विभिन्न केसों का स्टडी करते हैं, उसके अंदर न्याय की हत्या वाला केस आता है कि न्याय की हत्या वाला केस किसे कहा गया? नंद कुमार केस को कहा गया। तो वो पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो मैंने यहां पर आपको बता दी। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो मैं लेकर आ रहा हूं, इन्हें आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत से प्रश्न यहां पर बनने वाले हैं। ओके, यहां पर जो है बहुत से प्रश्न जो है बनने वाले हैं। अब इसने देसी रियासतों के प्रति क्या किया? देसी रियासतों के प्रति रिंग्स फेंस, एक यह नीति लेकर आया था, रिंग्स फेंस। देखिए, सहायक संधि इत्यादि तो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से जुड़ी हुई है, 1798, है ना, वो वेलेजली से जुड़ी हुई है। हम पढ़ रहे हैं यहां पर क्या? हम पढ़ रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो सहायक संधि से पहले क्या किसी गवर्नर जनरल ने भारतीय देसी रियासतों के प्रति कोई नीति अपनाई थी? तो बिल्कुल रिंग्स ऑफ फेंस अपनाई थी। ठीक है, रिंग्स ऑफ फेंस अपनाई थी। तो यहां पर हम कह सकते हैं हेस्टिंग्स ने देसी रियासतों के प्रति, कौन सी रियासतों के प्रति? देसी रियासतों के प्रति रिंग्स ऑफ फेंस नीति अपनाई। ठीक है, जो एक प्रकार की कैसी थी? सुरक्षा नीति। ठीक है, कैसी नीति थी? सुरक्षा नीति। ये क्या कहते कि हम आपको सुरक्षा देंगे। ठीक है, जिसके प्रति आप जो है, आप हमें क्या दीजिए? पैसा दीजिए। देखो भाई, इनका मतलब तो एक ही था, स्क्रीनशॉट के लिए वापस कर दो। ठीक है, इनका मतलब तो एक ही था, इनका मतलब जो है एक ही था, पैसा आना चाहिए। बाद वालों ने तो प्रशासन को भी अपने अंडर में लेना चाहा, अपने पैर जमाने चाहे, परंतु इसका तो एक ही मतलब था कि बस पैसा ही पैसा आना चाहिए। वो नहीं है, मीम बनता है, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। इसका एक ही मतलब है, बस पैसा होना चाहिए भैया, पैसा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे क्या करना है यार, देखो कमेंट कैसे कैसे कर रहे हैं कि आपकी शादी हो गया, गुरुजी आपका शादी हो गया। अरे देवेंद्र जी, मेरी शादी से क्या लेना देना है बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स, पक्का कह रहा हूं, मेरी शादी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं आने वाला। एक भी सवाल मेरी शादी से जुड़ा हुआ आ गया ना, ठीक है, तो मैं केस कर दूंगा कि मेरे निजी जीवन के अंदर आप क्यों गए भैया।
मेरी शादी से क्या मतलब है बेटा? पढ़ाई से मतलब रखो ना भैया, पढ़ाई से मतलब रखो, है ना? ओके, क्या मतलब रहता है आपको? अरे गजब यार भाई यार। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ। पैसा पैसा करते हो सर जी, पैसा पैसा क्यों? अरे मैं नहीं कर रहा हूँ पैसा पैसा, वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहा है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, जेब में आज 5 रुपए भी नहीं है ना? तो मैं नहीं कर रहा हूँ पैसा पैसा, बिल्कुल पैसा पैसा नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, पढ़ लो। मैं कई कमेंट देख रहा हूँ, मैं ना ब्लॉक करवा दूंगा, है ना? वो ऐसे ये जो फालतू के अंदर या नंबर वाले कमेंट करते हैं ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, नहीं सुधरने वाले हो आप, बिल्कुल वाकई ये कर रहे हैं। ठीक है, अरे थोड़ा मोटिवेट होंगे आपकी शादी की बात सुनकर। अरे क्या मोटिवेशन मिलेगा जीवन के अंदर, मेरी शादी का कमाल कर रहे हो यार, पढ़ लो ना यार भाई। ठीक है, ओके। तो कितनी सारी बातें मैंने यहां पर आपको बताई, ओके ना? ठीक है, कितनी सारी बातें मैंने यहां पर आपको बताई, और लास्ट के अंदर बताया था इसने सुरक्षा नीति अपनाई थी। ठीक है, ओके। अब देखो आगे बढ़ो, टाइम बिल्कुल मत खराब करो, टाइम बहुत आपका जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखो, अब बात करेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट भारत आया? पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया भाई साहब। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। ठीक है, अब ये एक्ट क्या था, कैसे था, वो सारा का सारा हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं। ओके ठीक है, यहां पर जब है हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह को। और पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत आया था तो उसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इज दैट क्लियर? वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और इसी कारण वॉरेन हेस्टिंग्स इस्तीफा देकर क्या चला जाएगा? 1785 में भारत से इंग्लैंड वापस चला गया। ठीक है, भारत से इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अब देखिए, इतने कांड करके गया बंदा। ठीक है, इतने कांड करके गया है भारत से, यहां से इतने कांड करके गया है, और लास्ट में अपनी सरकार के एक एक्ट के विरोध में, यहां पर अपनी ही सरकार से विरोध, अपनी सरकार के एक्ट के विरोध के अंदर इसने क्या किया? इस्तीफा दिया, है ना? इस्तीफा इसने दिया। इसीलिए इंग्लैंड पर एक ऑफिसर बर्क के द्वारा, किसके द्वारा? बर्क के द्वारा इसने क्या किया था? बर्क के द्वारा इस पर जो है महाभियोग चलाया गया। इस पर क्या चलाया जाएगा? महाभियोग चलाया जाएगा। और ये एक ऐसा गवर्नर जनरल होगा जिस पर महाभियोग चलाया जाएगा। तो इंग्लैंड में इस पे क्या चलाया गया था? इंग्लैंड में इस पर महाभियोग चलाया गया। अब ये सवाल बन सकता है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? तो किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। ठीक है, महाभियोग वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। ठीक है, किसने चलाया? ऑफिसर का नाम था बर्क। ठीक है, जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? बर्क था। ओके ना? ठीक है, बर्क के द्वारा इसके ऊपर महाभियोग चलाया गया था। महाभियोग चलाया गया था। हालांकि 7 वर्ष बाद बरी भी किया गया था, लेकिन फिर भी जब आपसे पूछा जाए कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था महाभियोग? बर्क के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। ठीक है, तो देखिए मेरे मित्रों, यहां पर आज हमने वॉरेन हेस्टिंग्स पूरा का पूरा पढ़ा है।
पूरा का पूरा वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ा है। ओके, पूरा का पूरा वॉरेन हेस्टिंग्स पढ़ा है। शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने एक एक चीज आपको बताई है। शुरुआत से लेकर अभी तक एक एक चीज मैंने आपको बताई है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सब कुछ आपको मैंने यहां पर बताया, एक एक तथ्य मैंने आपको बताया है जिससे किसी भी एग्जाम को आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को जो है अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं मेरे मित्रों। ठीक है ना? पिट्स इंडिया एक्ट जो था, भारत के अंदर किस प्रकार से प्रशासन चलेगा, प्रशासन चलेगा, ठीक है, वो एक एक्ट लाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया उसके विरोध में ये इस्तीफा देकर चला गया था। ये सवाल भी आता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा क्यों दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा क्यों दिया? तो क्यों दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में यह इस्तीफा दिया था। बिल्कुल ठीक है, तभी महाभियोग चलाया गया था। इज दैट क्लियर? ओके ना? तभी जो है ये इस्तीफा चलाया गया था। ठीक है, बहुत से कमेंट आते, देखो कुछ कहते हैं कि सर बिल्कुल ही कमेंट मत पढ़ा करो, हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी डाउट रहेगा तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लियर कर सके। लेकिन उस चीज़ का अगर आप गलत चीज़ फ़ायदा लेते हो और अनर्गल कमेंट करते हो तो कोई बात नहीं, बीच में थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है। तो मैंने बता दिया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों चलाया गया था महाभियोग। अब ये भी बता दीजिए, तो कितनी बार बताऊं भाई, कि उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार वाले कार्य किए गए, इस्तीफा देकर ये भारत आया था, उन सभी चीज़ों को लेकर जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, आपके लिए एक सूचना है, स्पेशल डिस्काउंट प्राइस के ऊपर जो है न्यू एकेडमिक सेशन की जो ये चल रही है, आपके छोटे भाई बहन अगर इसका फायदा उठाना चाहे तो वो भी देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। ओके, और ये जो प्राइस है वो पहले 5000 विद्यार्थियों के लिए ही है। ओके, ठीक है, इसके अंतर्गत आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो है आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए जो कई सारे कोर्सेज यहां पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपको जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया है। ठीक है सर, नंद कुमार कौन था? तो नंद कुमार पहले तो मीर जाफर का दीवान था, फिर बर्धमान जिले का कलेक्टर बना था। ठीक है, कई सारी चीजें मैं बताता गया हूं। ओके, तो दोस्तों यहां पर जो है एक एक चीज मैंने वॉरेन हेस्टिंग्स से बताई। अब आने वाले समय में हम कॉर्नवालिस को पढ़ लेंगे, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जो है, एक मिनट ये कमेंट रोकिएगा। हाँ, भारत में शासन एक्ट के अनुसार वायसराय तो सर स्वतंत्र भारत का पहला बताया था। सर वो वायसराय होगा ना, स्वतंत्र नहीं। देखिए 1858 के तहत क्या किया गया था, वायसराय पद सर्जित किया। और ठीक है, तो लास्ट वायसराय उस हिसाब से 47 तक कौन होगा? 47 तक वायसराय होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जैसे ही 47 में आजादी मिली ना, वायसराय पद समाप्त कर दिया गया। अधिनियम 1947 के तहत वायसराय पद समाप्त कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल होगा कौन? वो जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, देखो ऐसे अगर कोई डाउट्स आते ना कमेंट में, बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम उस चीज को समझा सकें। तो दोस्तों रोजाना की तरह कल भी आपसे मुलाकात होगी। YouTube के ऊपर ये सारी प्लेलिस्ट रहती है, मैं खुद देखता हूं, ये सारी प्लेलिस्ट देखती है क्रमबद्ध तरीके से। आप इसे जो है पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।